हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। ये है विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर में जुलाई का न्यूज इन शॉर्ट्स है। इन्वायरमेंट सेक्शन का न्यूज इन शॉर्ट्स है। इसको कवर करेंगे। इसके बाद जो लॉन्ग आपका है करंट अफेयर उसको कवर कर देंगे एक वीडियो में। तो पहला टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट, सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025। यह 2030 के सतत विकास एजेंडा पर वैश्विक प्रगति की निगरानी करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र आधिकारिक रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। जो एसडीजी में कुछ लक्ष्य हैं उनका उन्मूलन से संबंधित उनको टारगेट दिए गए हैं। जैसे एसडीजी जो 1 है वह किससे है? गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, जिसमें 8.9% जो आबादी अभी भी चरम गरीबी में रह रही है। लक्ष्य 2 क्या है? शून्य भुखमरी से संबंधित है। 2023 में विश्व भर में लगभग 11 में से एक व्यक्ति को भुखमरी का सामना करना पड़ा था। एसडीजी लक्ष्य 4 क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 2015 से अब तक 110 मिलियन से अधिक बच्चे और युवा स्कूल में प्रवेश ले चुके हैं। 2023 में 272 मिलियन बच्चे और युवा स्कूल से बाहर रह रहे थे। लक्ष्य जो 5 है वह है जेंडर इक्वेलिटी, लैंगिक समानता। वैश्विक स्तर पर प्रबंधकीय पदों में महिलाओं की हिस्सेदारी 1/3 से भी कम है। लक्ष्य 8 है सम्मानजनक कार्य और आर्थिक समृद्धि। 2024 में बेरोजगारी दर 5.0% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई थी। लगभग 58% कामगार अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। एसडीजी 10 क्या है? असमानताओं में कमी करने का लक्ष्य है। 2024 में दुनिया भर में 57% कामकाजी आयु वर्ग के लोग कार्यरत थे, जिसका 3.6 बिलियन कामगारों और उनके परिवारों के जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ा था। एसडीजी 11 है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, धारणीय शहर और समुदाय। विश्व भर में लगभग 3 अरब लोग रहने के लिए आवास हेतु संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा 1.12 अरब लोग झुग्गी झोपड़ियों और अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं। लक्ष्य 13 है जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन। 2024 तक अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा। इस साल तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से लगभग 1.55 डिग्री सेंटीग्रेड रहा था। लक्ष्य 16 है शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। 2024 में संघर्ष के कारण लगभग 50,000 लोगों की मृत्यु हुई थी तथा 123.2 मिलियन लोगों को मजबूरीवश विस्थापित होना पड़ा था। नोट में दिया गया है सतत विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2025 है। वस्तुतः एसडीआर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 से अलग है। एसडीआर 2025 का प्रकाशन एसडीजी ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर द्वारा किया जाता है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की एक पहल है। अगला टॉपिक है आपका नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एनआईएफ प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025। इसमें एक लाइन की जो आपको याद रखने की जरूरत है कि ये जो रिपोर्ट है एनआईएफ ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो मोसपाई के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। ये एकमात्र जो है जानकारी याद रखने योग्य है। ठीक है, एनआईएफ भारत की एसडीजी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण आधार के रूप में भी काम करता है। रिपोर्ट में उजागर की गई प्रमुख प्रगति, जैसे एसडीजी जो 2 है जीरो हंगर से संबंधित है। कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ है, ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। प्रति श्रमिक आय 61,247 थी 2015-16 में, जो बढ़कर अब कितनी हो गई है? 94,110 रुपए 2024-25 में। एसडीजी जो 6 है इसका संबंध किससे है? स्वच्छ जल एवं स्वच्छता से। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल तक पहुंच 94.57% 2015-16 से बढ़कर 99.62% 2024-25 में हो गई है। एसडीजी 7 जो है वह क्लीन एनर्जी से संबंधित है। कुल स्थापित बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 16.2% 2015-16 से बढ़कर 22.13% हो गया है।
नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 64.04 वॉट प्रति व्यक्ति से बढ़कर 156.31 वॉट प्रति व्यक्ति हो गया है। इसी तरीके से SDG 8 है, इसका संबंध है गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक समृद्धि से, जिसमें सामाजिक सुरक्षा कवरेज में वृद्धि हुई है। SDG 9 है उद्योग एवं नवाचार से है, इंडस्ट्री एंड इनोवेशन, जिसमें GDP की उत्सर्जन तीव्रता है वह 36% कम हुई है। इसका मतलब पर्यावरण के अनुकूल हरित विकास हो रहा है। SDG 10 है असमानता को कम करना, ठीक है। जो गिनी गुणांक है यह घटकर 0.237 हो गया है और शहरी क्षेत्रों में यह भी कम हुआ है, 0.284 हो गया है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन मतलब हम जो भी उपभोग करें वह गुणवत्तापूर्ण उपभोग करें, ऐसा ना हो कि वह मतलब अच्छी क्वालिटी का ना हो और इररिस्पॉन्सिबल तरीके से कुछ भी उपभोग ना करें। और SDG 15 है भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड, वन आवरण 21.34% 2015 से बढ़कर 2023 में कितना हो गया है 21.76%, ठीक है। तो अगला टॉपिक है आपका कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो जारी की गई थी उसके लिए ड्राफ्ट रूल्स निकाले गए हैं। तो ये कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत उद्योगों के लिए उत्सर्जन लक्ष्य नियमों का मसौदा जारी किया है। CCTS योजना के तहत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य 2025 का मसौदा जारी किया गया है। मुख्य मसौदा नियमों पर एक नजर। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता को उत्पादन या उत्पादन की प्रति इकाई के संबंध में प्रति टन उत्सर्जित CO2 के बराबर के रूप में परिभाषित किया जाएगा। इसके तहत 400 से अधिक औद्योगिक संस्थाओं के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन संबंधी लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी यानी कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है उत्सर्जन लक्ष्यों को निर्धारित करेगा। तो निर्धारण कौन करेगा? ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ठीक है, ये लक्ष्यों को निर्धारित करेगा। इसी तरीके के प्रश्न जो हैं आपके प्रीलिम्स में बनते हैं, जिसकी वजह से आपके प्रश्न गलत या सही होते हैं। ये नियम एल्यूमिनियम, लोहा व इस्पात, पेट्रोलियम शोधन, पेट्रोकेमिकल्स और वस्त्र क्षेत्रों पर लागू होंगे। लागू किन पे होंगे ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा। एल्यूमिनियम, लोहा एवं इस्पात, पेट्रोलियम शोधन, पेट्रोकेमिकल्स और वस्त्र क्षेत्रों पर लागू होंगे। इसका पालन न करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत वित्तीय दंड लगाया जाएगा, ठीक है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS के बारे में, इसका जो लक्ष्य है कार्बन मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, अर्थात ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर निर्धारित शुल्क वसूला जाएगा। कानूनी आधार क्या है? ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत केंद्र सरकार को ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के साथ परामर्श कर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लागू करने का अधिकार है। इसके प्रमुख घटक हैं निम्नलिखित। अनुपालन तंत्र बाध्यकारी संस्थाओं के लिए, इसके तहत बाध्यकारी संस्थाओं को अपने लक्ष्य से कम उत्सर्जन करने पर कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलता है। स्वैच्छिक ऑफसेट तंत्र, यह अन्य क्षेत्रकों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने, उन्हें समाप्त करने और उन्हें रोकने के लिए अपनी परियोजनाओं को पंजीकृत कराने में सक्षम बनाता है। इसके बदले उन्हें कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलता है। प्रशासक इसका कौन है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। कार्बन ट्रेडिंग का विनियामक कौन है? केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग इसका रेगुलेटर है। महत्व क्या है? यह योजना भारतीय कार्बन बाजार की नींव रखती है, साथ ही UNFCCC और पेरिस समझौते के तहत भारत के दायित्वों के अनुरूप है। विश्व बैंक की स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 रिपोर्ट में वैश्विक जलवायु वित्त कार्बन मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका को सराहा गया है। अगला जो टॉपिक है आपका, नए नियम आए हैं। न्यू रूल्स फॉर कंटेमिनेटेड साइट मैनेजमेंट नोटिफाइड। दूषित स्थल का जो प्रबंधन है उसके लिए नए नियम अधिसूचित किए गए हैं। और इन नियमों को किसने अधिसूचित किया है? तो आपका पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए
आपका जो है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण दूषित स्थलों का प्रबंधन नियम 2025 अधिसूचित किए हैं। नियम क्या है उस पे देख लेते हैं। ये नियम यह सुनिश्चित करेंगे कि दूषित स्थलों की सफाई जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा किया जाए। दूषित स्थल ऐसे क्षेत्र हैं जहां पहले खतरनाक अपशिष्ट का निपटान किया जा चुका है, जिससे मिट्टी और पानी प्रदूषित हो रहे हैं, साथ ही स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो रहा है। मुख्य नियमों पर एक नजर डालेंगे। कवर किए गए प्रदूषक, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और सीमा पार संचालन नियम 2016 के अनुसार 189 खतरनाक पदार्थ इसमें कवर किए गए हैं। कवर नहीं किए गए पदार्थ इनको भी देख लेते हैं। रेडियोधर्मी अपशिष्ट मतलब रेडियो एक्टिव वेस्ट, खनन, समुद्र में तेल रिसाव तथा ठोस अपशिष्ट डंपों से होने वाला संदूषण, ये सभी जो है अलग अलग कानून द्वारा शासित हैं, इसलिए इनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। प्रतिक्रिया स्तर, कृषि, आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया स्तर निर्धारित किए गए हैं। दूषित स्थल प्रबंधन, स्थानों की पहचान, स्थानीय निकाय जिला प्रशासन द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को वर्ष में 2 बार संदिग्ध स्थलों की सूचना देनी होगी। स्थल का मूल्यांकन, एसपीसीबी संदिग्ध स्थलों का निरीक्षण करेंगे और संभावित दूषित स्थलों की सूची बनाएंगे और केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी को सूचना देंगे। प्रदूषक की पहचान, एसपीसीबी प्रदूषक की पहचान करेंगे। यदि जमीन बेची जाती है तो नया भूस्वामी जिम्मेदार होगा। सफाई की योजना, प्रदूषणकर्ता को एक अनुमोदित एजेंसी की सहायता से सफाई योजना लागू करनी होगी तथा इसके लिए भुगतान भी करना होगा। हालांकि यदि प्रदूषणकर्ता की पहचान नहीं हो पाती है तो संबंधित एसपीसीबी सफाई की योजना को लागू करेगा। मूल्यांकन और सुधार के लिए वित्त पोषण, प्रारंभिक आकलन लागत को लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के तहत पर्यावरण राहत कोष में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा सकता है। यदि प्रदूषणकर्ता की पहचान हो जाती है तो ये लागतें 3 महीने के भीतर चुकानी होंगी। दंड, विशेषकर यदि स्वास्थ्य को खतरा हो तो राज्य बोर्ड सफाई न करने पर जुर्माना लगा सकता है। ये नियम पुराने दूषित स्थलों के सुधार के संबंध में अनुपस्थित कानून की समस्या का समाधान करते हैं, साथ ही स्वैच्छिक सुधार के लिए भी प्रावधान करते हैं। अगला टॉपिक आपका ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 की जो है रिपोर्ट जारी की गई है और इसको जारी किसने किया गया है तो रामसर कन्वेंशन का जो सचिवालय है उसने ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 को जारी किया है। तो याद रखिएगा ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक, ठीक है, रिपोर्ट रामसर कन्वेंशन के सचिवालय द्वारा जारी किया गया है। आउटलुक के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो कवरेज, अंतर्देशीय ताजे पानी की आर्द्र भूमियों और तटीय व समुद्री आर्द्र भूमियां लगभग 1800 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर फैली हुई हैं। आर्द्र भूमियों का क्षरण, 1970 के बाद से अब तक विश्व की 22% आर्द्र भूमियां नष्ट हो चुकी हैं। निम्न आय निम्न मध्यम आय वाले देशों LICs LMICs में अधिकतर आर्द्र भूमियों की स्थिति खराब बनी हुई है। अफ्रीका महाद्वीप की आर्द्र भूमियों का विश्व स्तर पर सबसे अधिक क्षरण हुआ है। रामसर कन्वेंशन के रणनीतिक लक्ष्य कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क लक्ष्यों के अनुरूप है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क एक गैर बाध्यकारी फ्रेमवर्क है जिसे जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों के COP 15 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 में अपनाया गया था। आर्द्र भूमियों के समक्ष मौजूदा खतरों में अनियोजित शहरीकरण, तीव्र औद्योगिकरण और अवसंरचना का विकास आदि शामिल है। सर्वश्रेष्ठ केस स्टडीज दी गई हैं कुछ। रीजनल फ्लाईवे इनिशिएटिव, यह संपूर्ण एशिया के लिए 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की साझेदारी है। इसके तहत प्रवासी पक्षियों और लगभग 200 मिलियन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 140 से अधिक आर्द्र भूमियों को पुनः उनकी प्राकृतिक स्थिति में लाने का प्रयास किया जा रहा है। एक अच्छा पॉइंट दिया है इसमें, सेशेल्स ने दुनिया का पहला जो है सोवरेन ब्लू बॉन्ड जारी किया है। ये फैक्चुअल है बट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे की राह में दिया है वे फॉरवर्ड में आर्द्र भूमियों का राष्ट्रीय योजना में समावेशन करना चाहिए।
वैश्विक जल विज्ञान चक्र में आर्द्रभूमियों की भूमिका को महत्व देना चाहिए। इनोवेटिव वित्तीय समाधानों में आर्द्रभूमियों को शामिल करना और प्राथमिकता देना चाहिए। अभी हाल ही में जो है आपके टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन पर अत्यधिक भार देखा गया है, जिसकी वजह से वहाँ की जो स्थानीय क्षमता है वह बहुत कमजोर पाई गई है। इसी वजह से कुछ असेसमेंट प्रारंभ किए गए हैं, जैसे कि उत्तराखंड में पहली बार नैनीताल जिले की पर्यावरण वहन क्षमता का आकलन किया जाएगा। तो इसमें अपन देख लेते हैं जो वहन क्षमता है ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या होती है? ये किसी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एक निश्चित जनसंख्या की ही आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है। ठीक है, एक जगह है उसमें उपलब्ध संसाधन मान लीजिए आपके 10 हैं, तो ये जो है सपोज पहले 100 लोगों का भरण पोषण कर रही थी, तो ये हमेशा ही इतने ही 100 लोगों का भरण पोषण करने की इसकी कैपेसिटी है। अगर यहाँ पे 100 की जगह 150 लोग आ जाएं तो ये जो संसाधन है सीमित हैं, ये फिर सभी लोगों का भरण पोषण नहीं कर सकती है, और जब नहीं करेगी तो क्या होगा? असंतुलन होगा। तो इसकी वजह से कुछ अराजक स्थिति बनेगी। तो यही है कैरियंग कैपेसिटी आपका, जिसको आपको याद रखना चाहिए। बाकी इसमें फैक्चुअल चीजें हैं, आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये टॉपिक। ठीक है, हाँ ये टॉपिक आपका अच्छा है क्योंकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। आइए देखते हैं क्या निर्णय है। जलवायु कार्रवाई के प्रति वैश्विक जिम्मेदारियों से संबंधित इस मामले को 130 से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त था। प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र वनुआतु के नेतृत्व में यह दायर मामला विशेष रूप से सुभेद्य लघु द्वीपीय देशों की सुरक्षा से जुड़ा था। 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प स्वीकार किया था जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से निम्नलिखित मुद्दों पर सलाहकारी राय देने का अनुरोध किया गया था कि पर्यावरण की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत राष्ट्रों के क्या दायित्व हैं। एक, दूसरा, इन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने पर क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने निर्णय दिया है, उसको देख लेते हैं क्या निर्णय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि स्वच्छ, स्वस्थ और संधारणीय जो पर्यावरण है एक मानवाधिकार है, इसलिए इसको कोई भी छीन नहीं सकता है। सरकारें मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा जैसी संधियों से बंधी हुई हैं तथा इन अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें जलवायु परिवर्तन के समाधान हेतु कार्य करना चाहिए। उत्सर्जन को सीमित करने के लिए सरकारें बाध्य हैं। देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से होने वाले नुकसान को रोकना चाहिए। साथ ही वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के पेरिस समझौते के लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। पूर्व औद्योगिक काल से वैश्विक तापमान पहले ही 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ चुका है। गैर अनुपालन के परिणाम क्या होंगे? यदि सरकारें अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहती हैं तो उन्हें कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उन्हें नुकसानदायक गतिविधियां बंद करनी पड़ सकती हैं तथा इसकी पुनरावृत्ति न करने की गारंटी देने और मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर पूर्ण क्षतिपूर्ति प्रदान करने की भी आवश्यकता हो सकती है। कुछ देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ने किसी भी न्यायिक निर्णय के जरिए अनिवार्य उत्सर्जन कटौती के प्रावधान का विरोध किया है। हालांकि आईसीजे की राय उन पर कानूनी दबाव अवश्य डालती है। जब आईसीजे का टॉपिक आया है तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। इसकी जो स्थापना है 1945 में संयुक्त राष्ट्र के मुख्य न्यायिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है पीस पैलेस, एक नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसका जो सबसे प्रमुख कार्य है वह आप देख लीजिए, देशों के बीच विवादों का निपटारा करना इसका प्रमुख कार्य है। अन्य अधिकृत संयुक्त राष्ट्र निकायों द्वारा इसे भेजे गए कानूनी प्रश्नों पर ये सलाहकारी राय प्रदान करेगा, ना कि बाध्यकारी। इसकी जो राय होगी वो सलाहकारी प्रकृति की होगी। इसकी एक बहुत बड़ी सीमा है, आपको पता है क्या? इसकी ये सीमा है कि ये
केवल तभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जब देशों द्वारा अनुरोध किया गया हो। अतः ये स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता है कि खुद से किसी मामले की सुनवाई करे। संरचना क्या है? इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के कार्यकाल के लिए कुल 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। ठीक है, न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ना कि अपने देश के प्रतिनिधियों के रूप में। प्रासंगिकता क्या है? विश्व न्यायालय के रूप में लोकप्रिय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अगला टॉपिक देखते हैं। ये क्या है आपका? एक स्कीम है, अदिति स्कीम लॉन्च हुई है। इसको जो है लॉन्च किया गया है एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। तो आइए योजना देखते हैं क्या है। उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों, मतलब ऐसी प्रौद्योगिकी जो एनर्जी को एफिशिएंट बनाए, के उपयोग में सहायता के लिए अदिति योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऊर्जा खपत में 30% से 50% की कमी लाने, पावर टू प्रोडक्ट अनुपात में सुधार लाने और हरित ऊर्जा गलियारों के निर्माण में सहायता कर सकती है। पावर टू प्रोडक्ट अनुपात ऊर्जा की उस मात्रा को दर्शाता है जो किसी उत्पाद को बनाने के लिए आवश्यक होती है। माफ कीजिएगा, एक हमसे गलती हो गई इसमें। अदिति योजना को जो प्रारंभ करने के लिए जो मंत्रालय है, नोडल मंत्रालय, वह विद्युत मंत्रालय है, ना कि एमएसएमई। तो इसको आप क्षमा करिएगा। कौन सा मंत्रालय है? विद्युत मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री अलग इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके प्रश्न में डायरेक्ट मिनिस्ट्री लिखा होता है। पात्र उद्यम आईडी वाले एमएसएमई उद्यमों को अपनाई गई प्रौद्योगिकियों से 10% ऊर्जा बचत प्रदर्शित करनी होगी। कार्यान्वयन कौन है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बीईई 3 वर्ष की अवधि के लिए जारी की गई है और बजटीय परिव्यय है इसमें 1000 करोड़ रुपए। लक्षित क्षेत्र रखें पीतल, ईंट, चीनी मिट्टी, रसायन, मत्स्यिकी, खाद्य प्रसंस्करण जैसे 14 ऊर्जा गहन क्षेत्र। लागू करने की प्रक्रिया चरणबद्ध कार्यान्वयन है। पहले चरण में 7 औद्योगिक क्लस्टर और दूसरे चरण में 100 अतिरिक्त क्लस्टर कवर किए जाएंगे। योजना के घटक हैं ब्याज अनुदान, ऋण पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5% और मध्यम उद्यमों के लिए 3% ब्याज का अनुदान की व्यवस्था है इसमें। परियोजना सुव्यवस्थित कार्यान्वयन, इसमें निवेश, ग्रिड, एनर्जी ऑडिट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर आदि की तैयारी की सहायता करना शामिल है। प्रदान की जाने वाली सहायता, इसमें तकनीकी सहायता, वित्तीय प्रोत्साहन, निवेश, ग्रिड, एनर्जी ऑडिट आयोजित करने में सहायता आदि भी शामिल है। तो ये इसका कुछ दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा बस बीईई को देख लेते हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसका जो कानूनी आधार है ये ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत इसका गठन हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करना, जो एनर्जी इंटेंसिटी है उसको कम करना इसका उद्देश्य है। बीईई द्वारा एमएसएमईज में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई अन्य पहल है बीईई एसएमई कार्यक्रम। इसका उद्देश्य एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है। एमएसएमईज की ऊर्जा दक्षता और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर राष्ट्रीय कार्यान्वयन, एमएसएमईज में ऊर्जा दक्षता पर सरलीकृत डिजिटल व्यवहारिक जानकारी पोर्टल। तो ये दिया गया है। हमारे वैसे कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, देख लेते हैं कितने टॉपिक हैं, नहीं तो इसको अगले वीडियो में बचे हुए टॉपिक को कवर कर लेंगे। जैसे एक है चेंजिंग नेचर ऑफ फ्लड्स, ये आपका मेंस का है। सी फ्लड है एक टॉपिक, फिर है रिक्लेम फ्रेमवर्क, वेदर डेरिवेटिव्स। कुछ अच्छे टॉपिक बचे हुए हैं, इनके लिए आपको समय चाहिए ही होगा, तो बचे हुए टॉपिक को अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।